Hi everyone. Today very interesting topic is phosphorus. What is phosphorus? Many phosphorus के लिए आपको फोर्थ पॉइंट पता होना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट इज RDA, रिकॉम्बिनेंट डाइटरी अलोनेंस. जो डेली रिक्वायरमेंट में अपन डाइट लेते हैं उसका कितना रिक्वायरमेंट उस एलिमेंट या मिनरल का होना चाहिए वो अपने को पता होना चाहिए. सेकंड पॉइंट इज सोर्स. सोर्स यानी कौन कौन से सोर्स से लेने से फॉस्फोरस बढ़ता है या बेनिफिशियल होता है इन बॉडी में. थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज उसके फंक्शन. जो मिनरल अपन इनटेक कर रहे हैं बॉडी में उसके फंक्शंस पता होना चाहिए कि वो अपनी बॉडी में जाके अब क्या फंक्शंस कर रहा है वो पता होना चाहिए. एंड फोर्थ पॉइंट इज डिजीज मैनिफेस्टेशन. तो फर्स्ट पॉइंट इज RDA, फॉस्फोरस. फॉस्फोरस के लिए जो जो टोटल बॉडी रिक्वायरमेंट है, टोटल बॉडी फॉस्फेट इज़ 1 kg, जो 1 kg होता है. एंड जो 80% केस इन जो फॉस्फोरस होता है 80% इन बोन एंड टीथ में होता है. 80% इन बोन एंड टीथ में होता है. एंड 10% इन 10% इन मसल्स एंड ब्लड. मसल्स एंड ब्लड में होता है. एंड 10% इन सीन इन अदर कंपाउंड्स. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ अपने को पता होना चाहिए RDA. जो फॉस्फोरस से डेली इंटेक कर रहे हैं उसका अपने को RDA पता होना चाहिए. जो फॉस्फोरस के लिए जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 800 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है. 800 मिलीग्राम पर डे अपने को चाहिए. इतना तो अपने को वो पता होना चाहिए कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए इन बॉडी में. सेकंड पॉइंट इज़ सोर्स. जो सोर्स अपने को जो मिनरल इनटेक कर रहे हैं उसके सोर्स पता होना चाहिए. तो फॉस्फोरस के लिए जो मेजर सोर्स है वो क्या, मिल्क है. मेजर सोर्स इज मिल्क एंड माइनर सोर्स इज मिल्क. क्या है, मेजर सोर्स इज मिल्क एंड माइनर सोर्सेज मीट हो गया एंड एग हो गया एंड सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स इसके फॉस्फोरस के सोर्स हैं. थर्ड पॉइंट इज फंक्शन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन इज बोन एंड टीथ. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है टीथ का, फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ. एंड सेकंड पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ हाई एनर्जी कंपाउंड. जो फॉस्फोरस होता है वो क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ करता है हाई एनर्जी कंपाउंड सच एज ATP, GTP एंड क्रिएटिन फॉस्फेट. इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है प्रोडक्शन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट. थर्ड पॉइंट इज सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम. अब न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम सच एज NADP. एंड फोर्थ पॉइंट इज अपने को सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स, DNA एंड RNA सिंथेसिस होगा. एंड फिफ्थ पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेट एस्टर. फॉर्मेशन एस्टर का फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड जो अपने फॉस्फोलिपिड्स होती हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. अब फॉस्फोलिपिड्स बहुत सारे टाइप्स का होता है, लेसिथिन, कार्डियोलिपिन, फॉस्फेटिडिलिन. ये क्या है, फॉस्फोलिपिड्स हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोप्रोटीन. जो मोस्ट कॉमनली यूज जो फॉस्फोप्रोटीन होता है वो होता है कैसिन. कैसिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोप्रोटीन है कैसिन. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स बाय फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑफ फॉस्फोरस का. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फॉस्फेट बफर इन ब्लड. जो फॉस्फेट बफर इन ब्लड में होता है, मेंटेनेंस जो pH ऑफ ब्लड होता है वो होता है 7.4 होता है. ये अपने को अपने मेंटेनेंस ऑफ pH ऑफ ब्लड 7.4
अपने को मेनली पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शंस के बाद में अपने को पता होना चाहिए उसका एब्जॉर्प्शन। मेनली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो मेनली एब्जॉर्प्शन होता है इन मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जेजुनम में होता है। यदि बिकॉज इसमें फॉस्फेट इनटेक कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़रूरी है और वो एब्जॉर्प्शन फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन मोस्ट कॉमनली किस में होगा, जेजुनम में होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अब एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं तो उसका एक्सक्रीशन भी होगा। एक्सक्रीशन जो होता है फॉस्फेट का जो एक्सक्रीशन होता है वो 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। लेकिन बट जो अपन ने क्या कर रहे थे, आरडीए डेली रिक्वायरमेंट कितना था, 800 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एमजी पर डीएल था उसमें, पर डे था। तो अब इसमें कितना इंटेक कितना एक्सक्रीशन हो रहा है, 500 मिलीग्राम क्या हो रहा है, एक्सक्रीट हो रहा है इन बॉडी में, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज जो रीनल थ्रेशोल्ड होता है, रीनल थ्रेशोल्ड फॉस्फेट के लिए रीनल थ्रेशोल्ड 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, बट ग्लूकोज के लिए 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अब की एब्जॉर्प्शन हो गया एंड एक्सक्रीशन हो गया। उसके बाद में अपने को पता होना चाहिए सीरम लेवल्स, जो अपने फॉस्फेट अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं उसका लेवल्स अपने को पता होना चाहिए कि कितना बॉडी में कितना उसका नॉर्मल रेंज होना चाहिए। तो जो नॉर्मल रेंज है फॉस्फेट के लिए वो 3 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 3 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। कितना होता है, 3 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है नॉर्मल एडल्ट्स में, बट जो 5 to 6 मिलीग्राम पर डे इन चिल्ड्रंस में होता है। बट फास्टिंग लेवल इज़ वेरी हाई, फास्टिंग लेवल हाई बिकॉज जो पोस्ट पेरेंटल डिक्रीज इन फॉस्फरस ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ फॉस्फेट फॉर मेटाबॉलिज्म। जो नॉर्मल रेंज होता है 3 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है इन एडल्ट्स में, बट जो होल ब्लड होता है वो 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। बिकॉज क्योंकि अपना जो ब्लड है होल ब्लड में क्या होता है, उसमें WBC एंड जो RBC होती है वो होता है, कंटेन ए लॉट ऑफ फॉस्फेट। नेक्स्ट पॉइंट इज hemolysis should be prevented when blood is taken from phosphate estimation। नेक्स्ट पॉइंट इज अपने को डिजीज मैनिफेस्टेशन अपने को पता होना चाहिए, यानी ज़्यादा इनटेक करने से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं एंड जो उस मिनरल की डिफिशियंसी से कौन कौन सा डिजीज हो सकता है वो अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डिजीज मैनिफेस्टेशन अपने को पता होना चाहिए, यानी फॉस्फोरस यदि बॉडी में हाई हो रहा है तो कौन कौन से डिजीज हो सकता है, और यदि फॉस्फेट बॉडी में कम अमाउंट में जा रहा है तो कौन कौन सा डिजीज हो सकता है। सीरम फॉस्फेट लेवल इज इंक्रीज, फॉस्फेट लेवल इज इंक्रीज हो रहा है इन हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, उस कंडीशन में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। एंड डिक्रीज यदि कंडीशन में हो रहा है, यदि फॉस्फेट यदि डिक्रीज हो रहा है तो वो कंडीशन होगा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। तो अपन देख लेते हैं, यदि यदि फॉस्फेट लेवल इज डिक्रीज इन ब्लड, दिस कंडीशन इज हाइपो, यदि कम हो रहा है उस वर्ड के लिए होगा हाइपो। फॉस्फेट है तो PHOS, इमिया जो वर्ड होता है इमिया, दिस वर्ड्स इज हाइपो इज डिक्रीज इन कंडीशन इन फॉस्फेट इन ब्लड। इमिया वर्ड किसके लिए होता है, ब्लड के लिए। यदि ब्लड में फॉस्फेट लेवल यदि डिक्रीज हो रहा है तो दिस कंडीशन इज हाइपोफॉस्फेटेमिया। यदि डिक्रीज हो रहा है फॉस्फोरस लेवल इन ब्लड में तो कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है, उस कंडीशन में उस पेशेंट को माल न्यूट्रिशन हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज उस पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, और उस पेशेंट को विटामिन डी डिफिशियंसी भी हो सकती है, विटामिन डी डिफिशियंसी भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज उस पेशेंट को मोस्ट कॉमनली यदि हाइपोफॉस्फेटेमिया कंडीशन में
हाइपर पैराथायरोडिज्म, हाइपर पैराथायरोडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन उस पेशेंट को हो सकता है। तो दिस कंडीशन इज हाइपोफॉस्फेटिम, यदि माल न्यूट्रिशन हो सकता है उस पेशेंट को, माल एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी डिफिशियंसी एंड हाइपर पैराथायरोडिज्म, दिस कंडीशन इन हाइपोफॉस्फेटिमिया, हाइपोफॉस्फेटिमिया। नेक्स्ट पॉइंट इज यदि इंक्रीज हो रहा है, दिस कंडीशन इज हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया। दीज वर्ड्स इज हाइपर यानी इंक्रीज लेवल्स इन फॉस्फोरस इन फॉस्फोरस इन ब्लड, यदि ब्लड में फॉस्फोरस लेवल इंक्रीज हो रहा है इन ब्लड में, दिस कंडीशन इज हाइपर पैराथायरोडिज्म। अब उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, मोस्ट कॉमनली उस कंडीशन में होता है हाइपोपैराथायरोडिज्म, हाइपोपैराथायरोडिज्म, हाइपोपैराथायरोडिज्म हो सकता है। नेक्स्ट इज उस पेशेंट को विटामिन डी डिफिशियंसी हो सकता है, उस पेशेंट को विटामिन डी डिफिशियंसी हो सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज यदि विटामिन डी डिफिशियंसी हो रहा है तो उस पेशेंट को जो पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन इज डिक्रीज इन दिस कंडीशन। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।